हर 75 साल में एक बार आसमान में एक चीज दिखती है और जब जब ये दिखी है तबाही आई है। साल 1166 में ये दिखी और इंग्लैंड की सबसे खूंखार जंग हुई, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। 1910 में ये दिखी तो पूरी दुनिया में इतना पैनिक फैला कि लोगों ने जहरीली गैस से बचने के लिए गैस मास्क खरीद लिए। हजारों सालों से जब जब ये आसमान में चमकी है, लोगों ने इसे मौत का संदेश समझा है। ये है हैलीज कॉमेट, एक सेलेस्टियल बर्फ और धूल का गोला जो सोलर सिस्टम की सबसे अंधेरी जगह से आता है और सूरज का चक्कर लगाकर वापस अंधेरे में गायब हो जाता है। और इसका चक्कर इतना बड़ा है ना कि अगर तुमने इसे आज देखा तो अगली बार देखने तक तुम शायद इस दुनिया में ही नहीं रहोगे। तो 1980 में वैज्ञानिकों को पता चला कि ये मॉन्स्टर 1986 में दोबारा आने वाला है और ये चांस अगर मिस हुआ तो अगला साल 2061 में मिलेगा, जब तक आज के ज्यादातर वैज्ञानिक जिंदा भी नहीं बचेंगे। तो पूरी दुनिया ने इस मॉन्स्टर का पीछा करने का प्लान बनाया। अमेरिका ने प्लान बनाया, यूरोप ने प्लान बनाया, जापान ने प्लान बनाया, पर सोवियत यूनियन ने यहाँ जो किया ना वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि हम सिर्फ हैलिस के पास नहीं जाएंगे बल्कि पहले सोलर सिस्टम के सबसे खतरनाक प्लैनेट वीनस पर उतरेंगे, जहाँ का टेम्परेचर 475 डिग्री सेल्सियस है, जहाँ की हवा में सल्फ्यूरिक एसिड है। वहाँ रिसर्च करेंगे और फिर उसी नर्क की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर की तरफ उड़ जाएंगे। वेल, ये था मिशन वेगा, जिसके अंदर 2 स्पेसक्राफ्ट होने वाले थे। और जब ये 2 स्पेसक्राफ्ट हैली के पास पहुंचे तो उन्होंने कॉमेट की धूल में कुछ ऐसा पाया जिसने पृथ्वी पर जिंदगी की शुरुआत का राज खोल दिया। साथ ही साथ इस मॉन्स्टर कॉमेट पर कुछ ऐसा भी दिखाया जिसने दुनिया को इससे डरने पर मजबूर कर दिया। पर आखिर सोवियत यूनियन ने वहां पर क्या देखा था, कल जानेंगे आज के इस एपिसोड में। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं देख पा रहा हूं कि आप में से आधे से ज्यादा लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यार, सब्सक्राइब करना बहुत ही सिंपल है। नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दिख जाएगा, उसको क्लिक करो और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। तो सन 1682 इंग्लैंड का एक 26 साल का नौजवान रात को आसमान की तरफ देख रहा है। उसका नाम है एडमंड हैली और आसमान में एक चमकती हुई लकीर दिख रही है जिसे पूरी दुनिया मौत का निशान समझ रही है। लोग डर रहे हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च में दुआ मांग रहे हैं, पर हैली डरा नहीं। उसने कुछ अलग किया। उसने इस चमकती लकीर का रास्ता नोट किया, उसकी पोजीशन लिखी, स्पीड कैलकुलेट की और फिर उसने कुछ ऐसा किया जो पहले किसी ने नहीं किया था। उसने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। 1607 का रिकॉर्ड देखा जब एक ऐसी ही चमकती चीज दिखी थी, फिर 1531 का रिकॉर्ड देखा, फिर 1456 का देखा और जब उसने इन सब के रास्ते कंपेयर किए तो उसे एक अजीब सा पैटर्न नोटिस हुआ, क्योंकि ये सब एक ही चीज थी जो हर 75 से 76 साल में सोलर सिस्टम में पृथ्वी के पास से गुजरती थी, जिसे हजारों सालों से लोग तबाही की दस्तक से जोड़ते थे। क्योंकि पिछले हजारों सालों में जब भी ये अपने 75 साल के साइकिल में रिपीट होता था तो तभी ही पृथ्वी पर कोई ना कोई बड़ी तबाही होती ही थी जिसमें लोगों की जान जाती थी। हैली ने 1705 में प्रेडिक्ट किया कि ये चीज दोबारा से 1758 में आएगी, पर हैली 1742 में मर गया, प्रेडिक्ट की हुई तारीख से 16 साल पहले। लेकिन 25 दिसंबर 1758 की रात को जब एक जर्मन किसान ने आसमान में उस चमकती लकीर को देखा तो पूरी दुनिया को एहसास हुआ कि हैली सही था। एक इंसान ने पहली बार किसी कॉस्मिक मॉन्स्टर का पैटर्न समझ लिया था और तभी से इस गोले का नाम पड़ा कॉमेट हैली। पर क्या इसके दिखने पर पृथ्वी पर आने वाली तबाहियों का इसके अपीयरेंस से कोई कनेक्शन है? पहले ये जानने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि ये कॉमेट हैली है क्या। पर ऐसी चीज को आप कैसे समझ सकते हो जो तुम्हारी लाइफ टाइम में शायद सिर्फ तुम्हें एक ही बार दिखाई दे, वो भी तुम लकी हुए तो? वेल, ये सवाल ही 1900s के वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा था। इसीलिए जब 1980 में वैज्ञानिकों को पता चला कि ये मॉन्स्टर 1986 में दोबारा आने वाला है और अगर इस बार उसकी मिस्ट्री को सॉल्व करने का चांस मिस हो गया तो अगला चांस 2061 में मिलेगा, जब तक आज के ज्यादातर वैज्ञानिक जिंदा भी नहीं रहेंगे। ये रियलाइजेशन होते ही पूरी दुनिया ने इसकी ओर मिशन भेजने की तैयारी शुरू कर दी। अब प्लान बहुत ही सिंपल था।
इसके काफी क्लोज से फ्लाई बाय करते हुए इसकी तस्वीरों और वीडियोस को कैप्चर करना ताकि उनमें उसके साइज और सरफेस को डिटेल में स्टडी किया जा सके। इस रेस में अमेरिका, यूरोप और उस समय का यूएसएसआर भी सबसे आगे था। लेकिन यहाँ पर ना एक ट्विस्ट था, जहाँ दूसरी कंट्रीज केवल हैली के पास से गुजरकर फोटोज वीडियोस लेना चाहते थे, सोवियत यूनियन ने सोचा कि हम सिर्फ हैली नहीं, रास्ते में वीनस भी कवर करेंगे। एक ही मिशन में 2 टारगेट्स, पहले वीनस फिर हैलीज कॉमेट, और इसी वजह से इस मिशन का नाम रखा गया वेगा, जहां पर वी का मतलब है वेनेरा यानी वीनस का रशियन नाम, जीए का मतलब है गैली यानी हैली का रशियन प्रोनाउंसिएशन। पर सोवियत वैज्ञानिकों को खुद अंदाजा नहीं था कि इस मिशन में वो 2 ऐसी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल करने वाले हैं जो इंसानियत को बदल देगी। अब सवाल यह है कि सोवियत वैज्ञानिकों ने अपने इस मिशन को पहले वीनस भेजने का प्लान क्यों किया, सीधा हैलीज कॉमेट की तरफ क्यों नहीं गए? तो बात यह है कि उस वक्त अवेलेबल लॉन्च एनर्जी और मिशन डिजाइन के हिसाब से सीधा हैलीज तक पहुंचना प्रैक्टिकल नहीं था। तो सोवियत इंजीनियर्स ने एक जुगाड़ निकाला। प्लान ये था कि स्पेसक्राफ्ट पहले वीनस जाएगा, वहां वेनेरा लैंडर्स वीनस की सरफेस की ओर भेजेगा और फिर वीनस की ग्रेविटी का इस्तेमाल करेगा। वीनस की ग्रेविटी स्पेसक्राफ्ट को एक स्लिंग शॉट देगी, मतलब इतनी स्पीड देगी कि वो सीधा कॉमेट हैली की तरफ उड़ जाएगा। अब सोच कर देखो, पहले नरक में जाओ, वहां काम करो और फिर नरक की ताकत से मॉन्स्टर की तरफ उड़ जाओ। और हाँ, अब मैं नरक बोल रहा हूं तो सच में नरक ही है। वीनस जो प्लैनेट है जहां का टेम्परेचर 475 डिग्री सेल्सियस है, जहां का प्रेशर इतना है कि इंसान को 1 सेकंड में ही क्रश कर दे, जहां की हवाओं में सल्फ्यूरिक एसिड है, और सोवियत यूनियन ने प्लान बनाया कि हम वहां अपना लैंडर उतारेंगे, बलून उड़ाएंगे और फिर डेटा भी लेंगे, विच वॉज प्रैक्टिकली इनसेन। तो सोवियट्स ने यहाँ पर 2 एक जैसे स्पेसक्राफ्ट बनाए, वेगा 1 और वेगा 2। दोनों का वेट लगभग 4920 किलोग्राम का था। इनके अंदर कैमरास लगे थे, गैसेस पहचानने वाले इंस्ट्रूमेंट्स थे, धूल के कणों का वेट और केमिकल कंपोजिशन बताने वाले सेंसर्स थे, मैग्नेटिक फील्ड मेजर करने वाले टूल्स थे, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी एक 3.4 मीटर का हीलियम बलून जो वीनस के बादलों में उड़कर वहां की हवाएं मेजर करेगा। ये सब कुछ 2 प्रोब्स में फिट किया गया था और दिसंबर 1984 में ये दोनों अपनी जर्नी पर निकल गए थे। 15 दिसंबर 1984 को वेगा 1 लॉन्च हुआ बैकनूर कॉस्मोड्रोम से। 6 दिन बाद 21 दिसंबर को वेगा 2 भी लॉन्च हो गया। दोनों प्रोब्स एक साथ एक स्पेस में अपने टारगेट की ओर बढ़ने लगे। अब इनके सामने वीनस तक का 6 महीने का सफर था। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, मगर असली टेस्ट तो वीनस पर ही होने वाला था। तो 11 जून 1985 वेगा 1 वीनस के पास पहुंचता है और यहां से मिशन का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होता है। स्पेसक्राफ्ट ने अपना एक गोल कैप्सूल रिलीज किया। इस कैप्सूल के अंदर 2 चीजें थी, एक लैंडर जो वीनस की जमीन पर उतरेगी और एक बलून जो वीनस के बादलों में उड़ेगा। जैसे ही कैप्सूल वीनस के अंदर घुसा, चारों तरफ से सल्फ्यूरिक एसिड के बादल आ गए, टेम्परेचर बढ़ने लगा, प्रेशर बढ़ने लगा और उस नरक के बीच पैराशूट खुला और लैंडर धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। तो नीचे उतरते वक्त उसने टेम्परेचर, प्रेशर, केमिकल कंपोजिशन सब मेजर किया और डेटा भेजा। फिर लैंडर वीनस की जमीन पर पहुंच गया। 475 डिग्री सेल्सियस, 90 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब समुद्र में 900 मीटर नीचे जाओ तब इतना प्रेशर मिलता है। उस जहन्नुम में लैंडर ने मिट्टी का एनालिसिस शुरू किया और डेटा वापस अर्थ पर भेज दिया। मगर यहाँ पर असली मैजिक किया बलून ने। जब लैंडर नीचे गिर रहा था, बलून अलग हो गया और वीनस के बादलों में 54 किलोमीटर की ऊंचाई पर तैरने लगा। इस बलून ने वो काम किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। इसने वीनस के अंदर से सीधा हवाओं की स्पीड मेजर की। पता चला वहां की हवाएं उस ऊंचाई पर 1 मीटर पर सेकंड चल रही थी। ये डेटा पहली बार मिला था। वेगा 1 का बलून 46 घंटे तैरता रहा। 4 दिन बाद वेगा 2 भी वीनस पहुंचा और उसने भी अपना कैप्सूल छोड़ा। वेगा 2 का बलून और ज्यादा समय तक वीनस के आसमान में उड़ा, करीब 60 घंटों तक। अब ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट थी, मगर जैसा हमने समझा ये तो सिर्फ आधा मिशन था, असली काम तो अभी बाकी था। तो वीनस पर काम खत्म होने के बाद दोनों वेगा स्पेसक्राफ्ट ने वीनस की ग्रेविटी का इस्तेमाल किया। वीनस की ग्रेविटी की ताकत ने दोनों को लगभग 3.2 किलोमीटर पर सेकंड की एक्स्ट्रा स्पीड दे दी। ये स्लिंग शॉट था,
एक तरह से वीनस ने उन्हें धकेल दिया हैलीज की तरफ और यहां से शुरू हुआ 9 महीने का एक लंबा खामोश सफर। स्पेस के अंधेरों में 2 प्रोब्स अकेले उड़ रहे थे, कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस एक मॉन्स्टर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अब यहां पर ना एक चीज समझ लो जो इस एनकाउंटर को एक वन वे मिशन जैसा बना रही थी। तो कॉमेट हैली सूरज के अराउंड बहुत तेजी से घूम रहा था और दोनों वेगा उल्टी तरफ से आ रहे थे। मतलब जब दोनों मिलेंगे तो बीच की स्पीड लगभग 78 किलोमीटर पर सेकेंड होगी। इतनी स्पीड पर अगर एक छोटा सा धूल का कण भी स्पेसक्राफ्ट से टकरा जाए तो वो गोली जैसी डैमेज करेगा और कॉमेट हैली के आसपास धूल ही धूल थी। तो ये क्लियर था कि स्पेसक्राफ्ट अंदर जाएंगे, जितना डेटा ले सकते हैं लेंगे और शायद बाहर कभी नहीं आएंगे। तो 6 मार्च 1986 को वो दिन आ गया था जिसका सोवियत वैज्ञानिकों को 2 साल से इंतजार था। वेगा 1 कॉमेट हैली के सबसे करीब पहुंचा। दूरी थी लगभग 8,890 किलोमीटर। कैमरा ऑन हुआ और जो दिखा वो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। कॉमेट हैली का असली चेहरा, एक अंधेरी टेढ़ी मेढ़ी शक्ल की चीज, लगभग 16 किलोमीटर लंबी और 8 किलोमीटर चौड़ी, और उसकी बॉडी से जेट्स निकल रहे थे, धूल और गैस के जेट्स जो सनलाइट की हीट से फूट रहे थे। इस दौरान वेगा ने एक बड़ा जेट देखा जो गोल घूम रहा था, जिसके बाद पूरे फ्लाईवे में इसके कैमरा ने बहुत सारी इमेजेस ली। धूल नापने वाले इंस्ट्रूमेंट्स ने बताया कि धूल एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा है। मगर जब इस स्पेसक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए हैली के इन धूल के कणों का केमिकल एनालिसिस हुआ तो रिजल्ट देखकर वैज्ञानिक हैरान हो गए। उस धूल में कार्बन था, हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल, वो बेसिक चीजें जिनसे एक दिन बैक्टीरिया बने, फिर मछलियां बनी, फिर इंसान बने, वो सब कुछ इस कॉमेट की धूल में छिपा हुआ था। इस पूरे कॉमेट का ही 42 से 54% ऑर्गेनिक मैटर से बना था, जो एक शॉकिंग नंबर है। इसका मतलब ये था कि शायद इस तरह के कॉमेट्स ही वो गाड़ियां हैं जिन्होंने बिलियंस ईयर्स पहले अर्थ पर लाइफ के सीड्स बोए थे। ये एक दुनिया बदलने वाली डिस्कवरी थी। 3 दिन बाद 9 मार्च 1986 को वेगा 2 ने भी इसके करीब से अपना फ्लाई बाय किया और ये उसके और भी करीब से गुजरा। डिस्टेंस थी करीब 8030 किलोमीटर, जिसके कारण इसने इस कॉमेट की सबसे साफ इमेज ली। मगर यहाँ पर एक अजीब बात हुई। जब वेगा 1 ने 3 दिन पहले बड़े जेट्स देखे थे, वेगा 2 को एक शांत सा कॉमेट दिखा। मतलब सिर्फ 3 दिन में इसकी एक्टिविटी में काफी बड़ा डिप आया था। ये दिखाता था कि कॉमेट्स कितने अनप्रेडिक्टेबल है। दोनों वेगा प्रोब्स ने मिलकर कॉमेट हैली की लगभग 1500 इमेजेस भेजी। 1986 की टेक्नोलॉजी से इस मिस्टीरियस कॉमेट की इतनी दूरी से इतनी इमेजेस लेना इंसानों की एक साइंटिफिक अचीवमेंट थी। लेकिन वेगा का एक और सबसे बड़ा काम था जो काफी कम लोगों को पता है। तो यूरोप का जोटो स्पेसक्राफ्ट भी हैली की तरफ भेजा गया था। जोटो को कॉमेट के और भी करीब जाना था, करीब 600 किलोमीटर क्लोज। लेकिन जोटो के लिए जरूरी था कि उसे पहले पता हो कि कॉमेट का सेंटर कहां पर है और जेट्स किधर से निकल रहे हैं, और ये इंफॉर्मेशन वेगा ने कलेक्ट करके उसे दी थी। वेगा के इमेजेस और डेटा ने जियोटो को सही रास्ता दिखाया। अगर वेगा नहीं होता तो जियोटो शायद अपना टारगेट मिस कर देता। कोल्ड वॉर के बीच में ये एक रेयर मोमेंट था जब 2 दुश्मन कंट्रीज ने अपने राइवल्स की साइंटिफिक डेटा से हेल्प की थी, और यही वो बात है जो इस कहानी को सैड बनाती है। जियोटो ने 13 मार्च को अपना फ्लाई बाय किया और उसकी इमेजेस ज्यादा साफ थी। हिस्ट्री में जियोटो को ज्यादा याद किया गया, लेकिन पहला एनकाउंटर वेगा ने किया था। पहली इमेजेस वेगा ने ली थी, पहला डेटा वेगा ने दिया था, वेगा ने रास्ता दिखाया, लेकिन क्रेडिट किसी और को मिला। और सोवियत के इन मिशंस को आज ऑलमोस्ट भुला दिया गया है। एक ये भी कारण था कि जब मैंने इन दोनों मिशंस के बारे में पढ़ा तो मेरे मन में तुरंत ख्याल आया कि विज्ञान के लिए इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन करने वाले ऐसे मिशंस के बारे में काफी कम लोग जानते हैं, और मुझे इस पर एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो बनानी ही चाहिए। पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कि लोग इसे तबाही से जोड़कर क्यों देखते थे। तो देखो, बात यह है कि पुराने जमाने में जब लोगों के पास टेलीस्कोप्स नहीं थे, सैटेलाइट्स नहीं थी, साइंस नहीं थी, तब अगर अचानक आसमान में एक लंबी चमकती पूंछ वाली कोई चीज दिख जाए तो लोग डर जाते थे। उन्हें लगता था कि भगवान ने ये निशानी भेजी है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और कोइंसिडेंस देखो, 1066 में जब हैली दिखा, उसी साल इंग्लैंड में बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुई जिसमें हजारों लोग मरे।
1456 में जब ये दिखा तो यूरोप में प्लेग फैला हुआ था और ऑटोमन एम्पायर ने बेलग्रेड पर हमला कर दिया था। 1835 में जब ये दिखा तो अमेरिका में एक बड़ी कोलेरा एपिडेमिक हुई। अब साइंस कहती है कि इन सब का कॉमेट से कोई कनेक्शन नहीं था, ये सिर्फ टाइमिंग का कोइंसिडेंस था। लेकिन पुराने लोगों के पास साइंस नहीं थी, तो उनके लिए ये सब प्रूफ था कि जब भी ये चमकती पूंछ आसमान में दिखती है तो मौत साथ लाती है। और सबसे बड़ी पैनिक तो 1910 में हुई जब वैज्ञानिकों ने बताया कि हैली की टेल में सियानोजेन गैस है जो एक जहरीली गैस होती है और इस बार अर्थ उस टेल के अंदर से गुजरेगी। बस इतना सुनना था कि पूरी दुनिया में डर फैल गया। लोग गैस मास्क खरीदने लगे, घर बंद करके बैठ गए, कुछ लोगों ने तो अपनी जान तक दे दी डर के मारे। बाद में पता चला कि टेल की गैस इतनी पतली थी कि उसका अर्थ पर कोई भी असर नहीं पड़ा, मगर तब तक लोगों के दिमाग में ये बात पक्की हो चुकी थी कि हैली मतलब मौत। तो अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी सवाल पर कि हैलीज कॉमेट के फ्लाई बाय और अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद इन मिशंस के साथ क्या हुआ। मार्च 1986 के बाद दोनों प्रोब्स ने अपना बचा हुआ डेटा अर्थ को भेजा। कुछ हफ्ते सिग्नल्स आते रहे, फिर धीरे धीरे बैटरी खत्म होने लगी, एंटेना की डायरेक्शन बिगड़ने लगी और फिर एक दिन हमेशा के लिए सिग्नल आना बंद हो गए। आज साल 2026 में ये मिशंस लगभग भुला दिए गए हैं। सोवियत यूनियन खत्म हो गया है, रिकॉर्ड्स बिखर गए हैं। वो वैज्ञानिक जो इस मिशन पर काम करते थे अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका डेटा आज भी नासा के आर्काइव में पड़ा है। वेगा 1 की 95 इमेजेस और वेगा 2 की 39 इमेजेस आज भी डाउनलोड की जा सकती है। और जब भी कोई वैज्ञानिक कहता है कि लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉमेट से आए होंगे, उस थियरी की नींव में वेगा का डेटा है। एक बात और, इंटरनेट पर कई जगह लिखा मिलता है कि वेगा ने हैली की सरफेस पर लैंड किया और वहां का फुटेज लिया था। ये बिल्कुल गलत बात है। हैलीज के पास कोई भी सॉलिड जमीन है ही नहीं, जैसे कि किसी प्लैनेट की होती है। वेगा ने कभी हैलीज कॉमेट पर लैंड नहीं किया। सारी फोटोज 8000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी से ली गई थी। तो ये थी कहानी दो सोवियत स्पेसक्राफ्ट की जिन्होंने पहले वीनस के नर्क को फेस किया, वहां बलून उड़ाए, लैंडर उतारे, फिर उसी वीनस की ग्रेविटी असिस्टेंस से एक कॉस्मिक मॉन्स्टर की तरफ उड़े। उन्होंने दुनिया को वो डेटा दिया जो पहले कभी भी किसी के पास नहीं था। उन्होंने यूरोप के मिशंस को बचाए। उन्होंने बताया कि शायद जिंदगी की शुरुआत कॉमेट से हुई थी और फिर खामोशी से स्पेस के अंधेरों में खो गए। आज भी वेगा 1 और वेगा 2 कहीं सोलर सिस्टम में उड़ रहे होंगे, बिना सिग्नल के अकेले, एक भूला हुआ मिशन जो कभी घर नहीं लौट पाएगा। आई होप कि आज के इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है यूनिवर्स के एक इनविजिबल बाउंड्री के बारे में। एक ऐसा इनविजिबल बाउंड्री जो लगातार हमारी तरफ बढ़ रहा है और जिस बाउंड्री के उस तरफ जाने के बाद कोई भी चीज रिटर्न नहीं आता। पर आखिर क्या है ये बाउंड्री और क्यों ये हमारे पास आ रहा है, जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय, जय।